बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, हमारे सिलेबस में है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का। हमने बिल्कुल भी अमेंडेड एक्ट नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ वही पुराना एक्ट पढ़ना है जो कि आईसीएमए ने अपने डाटा बैंक में रख लिया है और हमें नोटिफिकेशन भी मिल चुका है कि हमसे पुरानी चीज़ें ही चेक की जाएंगी। तो अमेंडमेंट भी यार कोई इतनी ख़ास नहीं हुई, एक आधी प्रोविजन ऐड हुई है, लेकिन उसको उसको इतनी फिक्र नहीं लेनी। तो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और याद रखना, कंपनीज एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक आधा क्वेश्चन आएगा तुम्हें एग्जाम में कंपनीज एक्ट से। और ये मैं पहले भी बताता होता हूँ कि हमें पास करवाना है रूल्स और रेगुलेशंस ने। हालांकि वेटेज जो है कंपनीज एक्ट की हमारे सिलेबस में तकरीबन बनती है कोई 60 to 50 to 60% की, लेकिन डेटाबेस बनाने वाले ने ऐसा डाटा बनाया है कि उसमें कंपनीज एक्ट की इतनी वेटेज नहीं है यारो। तो परेशान नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनीज एक्ट को करके नहीं जाएंगे। कंपनीज एक्ट को करेंगे लेकिन एंड पे करेंगे। हम पहले अदर रूल्स और रेगुलेशन को कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने तुमसे वादा भी किया है, एग्ज़ाम देने से पहले प्रॉपर गाइडलाइन तुम्हें प्रोवाइड करूंगा कि एग्ज़ाम में कैसे जाना है और कैसे एग्ज़ाम दे के आना है। तो वो तो अभी दिन नहीं ना आया, लेकिन उससे पहले ही कुछ बातें तुम्हें समझ आना शुरू हो गई हैं। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या? हमने ये स्टार्ट किया था एएमएल। और याद रखो, ये सिलेबस में तुम्हारे इसमें से एमसीक्यू तो नहीं पूछ रहा, लेकिन इसमें से तुमसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से, तो इसको ध्यान से अच्छी तरह याद कर लेना। है भी बहुत छोटा सा एक्ट, खत्म हो जाता है बड़ी जल्दी। तो इसकी डेफिनेशंस जो है वो मैंने ग्रुप में भेजी थी, तुमने देखी होगी। डेफिनेशन में कोई ऐसी खास बात नहीं मुझे नजर आई, लेकिन तुमने फिर भी यार इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि डेफिनेशन में कौन कौन सी टर्म्स मौजूद हैं। सर कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं, मैनेजमेंट से कह दें कि वो कर दें, कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर सका, थैंक यू। अच्छा जी, मैनेजमेंट शायद अल्लाह करे सुन रही हो इस टाइम तो वैसे भी मैं ग्रुप में उनको मैसेज कर दूंगा, तो होपफुली वो लेक्चर जो है हमारा अपलोड हो जाएगा। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने तुम्हें कंसेप्ट दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग है पैसे को दो लेना, और ये सारा ऐसे चक्कर चलता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? अमीर जो है अपनी प्रॉपर्टीज बनाता है, अमीर अमीर से अमीर तर हो जाता है। और इसके बाद उन्होंने कहा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो पैसा जो आप हराम तरीके से कमाएंगे, उससे अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी ली और हमारी नज़र में आ गई तो हम आपको पकड़ लेंगे। ठीक है। और पूरी डिटेल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने हमें बताया, जब भी ये एक्ट आएगा उससे 30 दिन बाद ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी। अब हो सकता है तुमसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में पूछा हो। फिर उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन बंदे क्या क्या होंगे और उनके क्या फंक्शन होंगे, हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो सेक्रेटरी होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा वो इसका सेक्रेटरी होगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को 2 कमेटी असिस्ट करेगी। सब कमेटी तो जितनी मर्जी कमेटियां बना लेगी अपनी मदद के लिए, तो उसके अलावा जनरल कमेटी इसको असिस्ट करेगी। जनरल कमेटी में फिर उन्होंने पूरी कंपोजिशन बताई हुई है, ये और ये सारी कंपोजिशन पढ़ लेना। यहाँ पे ओमिटेड का मतलब होता है कि पहले यहाँ पे किसी का नाम हमने यूज किया था, लेकिन ये क्या हुआ, कहाँ चला गया। ओमिटेड का मतलब बच्चों यहाँ पे ये होता है कि पहले हमने किसी सदी में ना यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब वो नाम पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो हमने यहाँ से खारिज कर दिया है। उसकी नहीं रिक्वायरमेंट कि वो यहाँ का मेंबर बने। फिर एफएमयू का जो डायरेक्टर जनरल होगा वो इस कमेटी का भी मेंबर होगा, और इस कमेटी में वो लोग भी चले जाएंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कल हमने पढ़े थे कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं।
इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमने वो पढ़े थे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि पाकिस्तान में नाफिज करेगी ये वाला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सब हमने पढ़े थे। उसके बाद कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या होता है। ऐसा अदारा जो कि पूरे पाकिस्तान के बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है, उनको आंखें दिखा रहा है। ऐसा अदारा जो कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, जितने भी पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, मनी चेंजर हैं, जो कुछ भी है उनको इसने कंट्रोल किया हुआ है। उस इदारे का नाम है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। इस यूनिट ने आते ही पूरे पाकिस्तान में अपने पंफलेट जो हैं वो बांट दिए हैं। ठीक है, आते ही उसने अपने पंफलेट बांट दिए हैं और उन पंफलेट में क्या है, उसने हर बैंक को एक परफार्मा दिया हुआ है इस फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट में। ये एक्ट जहां से ये एक्ट खत्म होगा ना यार, तो जैसे ही खत्म होगा तो फिर पेपर के बारे में बात करेंगे। ओके, अच्छा, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने अपने फार्म शाम बनाए हुए हैं और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसने ना, जितने भी बैंक्स हैं, इसने हर बैंक को फॉर्म और क्राइटेरिया समझाया हुआ है कि भाई अगर इस नेचर की ट्रांजैक्शन कोई भी ऑनलाइन करवाने आ जाए तुम्हारे पास, या कोई भी चेक कैश करवाने आ जाए तुम्हारे पास, कोई भी अकाउंट खुलवाने आ जाए तुम्हारे पास, तो तुमने कुछ क्राइटेरिया को मीट करना है, फिर आगे काम करना है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। और ये सारे बैंक्स को, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये हुक्म दे रहा है। तो सारे बैंक्स वगैरह किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को रिपोर्ट कर रहे हैं। होपफुली आप में से कोई बैंकर भी बैठा होगा। तो हर मंथ एंड पे हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और हमारी ब्रांच में जो कुछ भी डॉलर आता है और जाता है, सारी रिपोर्टिंग एफएमयू को हो रही होती है, स्टेट बैंक को हो रही होती है। एफएमयू एक ऐसा अदारा है जिसका हाउस, जिसका घर बना हुआ है स्टेट बैंक के अंदर ही। एफएमयू को हर किस्म की एक एक डॉलर की रिपोर्ट जाती है। अगर बिलफर्ज बाहर से पैसे भी आते हैं तो आप चुप करके बैंक के पास जाते हैं पैसे विड्रॉ करने, लेकिन बैंक वाले आपसे डिटेल में फॉर्म फिल करवाते हैं कि किसने पैसे भेजे हैं, किस पर्पस के लिए पैसे भेजे हैं और कहाँ से पैसे आए हैं। तो आप रिलेशन भी बताते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, या ये मेरा हमसाया है, अपने घर पैसे भेज रहा है। तो सीटीआर का मतलब करेंसी ट्रांजैक्शंस होती है, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सीटीआर का मतलब जो करेंसी एक्सचेंज हो रही है उसके ऊपर भी इसकी नज़र है। तो सारे बैंक्स, सब ट्रांजैक्शन हम एफएमयू को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। एफएमयू के पास एक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो हर ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कह देगा। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, जैसे कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बैंक ने इसको रिपोर्ट की और वो इसकी कोई डिटेल क्राइटेरिया उसको मीट कर गई, तो उस ट्रांजैक्शन को ये बोलेगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसके ऊपर हमें अब शक आ गया है। या तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन होगी, या ये कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग की ट्रांजैक्शन है। तो एफएमयू जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेगा, तो हमने पढ़ा है एफएमयू फौरन से वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देगा ऐसी एजेंसीज को जो कि इन्फोर्स कर रही हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनईसी को, एफआईए को और नैब को। ये एफएमयू रिपोर्ट कर देगा, चुपके रिपोर्ट करेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि बड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर से, बड़े कॉन्फिडेंशियल बेसिस से वो ये एनालिसिस डेसिमिनेट कर देगा, फैला देगा। जितने भी सेक्टर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनमें एफएमयू ये रिपोर्ट्स वगैरह फैला देता है। फिर एफएमयू के और भी काम है कि ये रिपोर्ट का एनालिसिस करने के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ये सारा रिपोर्ट और डाटा संभाल के रखेगा। उसके बाद अगर अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इससे डाटा मांगा तो वो डाटा उसको शेयर कर देगा। फिर एफएमयू का हमने एक और फंक्शन पढ़ा था कि एफएमयू पाकिस्तान का बाहर की कंट्री के जो भी एफएमयूज होंगे वो उनको कोई भी नाम दें,
जो बाहर की कंट्रीज में, कुवैत में, जो अमेरिका में जो यूनिट बने हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, उनके साथ हमेशा कोलैबोरेशन में रहेगा। अगर वो इससे डाटा मांगेंगे तो उनको असिस्ट करेगा, अगर ये उनसे डाटा मांगेगा तो वो इसको असिस्ट करेंगे। और एफएमयू पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेगा। एफएमयू बाहर की कंट्रीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टेररिस्ट से पाक है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से पास है। और जब इससे एग्जाम्पल पूछी जाएगी तो एफएमयू क्या करेगा, मियाँ साहब की एग्जाम्पल दे देगा, देखो मियाँ साहब को तो हमने बाहर भेज दिया ना, एएमएल में मुलविस थे। ऐसी बात नहीं यार, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। तो वो एफएमयू जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ठीक है, ग्रे लिस्ट से अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान निकलता जा रहा है, उसमें एफएमयू जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन थे एफएमयू के। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है उसका बताया था कि क्या प्रोसीजर है, कि इंफॉर्मेशन कैसे ये जो है एफएमयू रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का मतलब पाकिस्तान में जितने भी बैंक शैंक हैं वो किस तरह एफएमयू को रिपोर्ट करेंगे, उसका एक क्राइटेरिया वो हमने कल पढ़ा था। कल हमने सेक्शन नंबर 8 पढ़ा था, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में बोला गया। अब एफएमयू दिमाग से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक इदारा है ना पूरे पाकिस्तान में, फाइनेंशियल सेक्टर को उसने होल्ड किया हुआ है, उसके ऊपर इसकी नज़र है। ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान है और ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, और ये ऐसा बंदा है जो स्नाइपर लेके पकड़ के बैठा हुआ है, और इसने सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन को निशाना लगाना है जो कि इसकी नज़र में सस्पिशियस है। और सारी की सारी जो CTRs हैं, करेंसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर इसकी नज़र है। अच्छा जी, अब उसके बाद इन बातों से अब बाहर निकल आओ, एफएमयू से बाहर निकल आओ। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये नैब वालों की, FIA वालों की बात हो रही है, और NEC के नीचे जो भी अदारा काम कर रहा है उस ऑफिसर की अब बात हो रही है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगली जो है ना चेन हमारी सीधी होगी। सेक्शन नंबर 8 में उसने कहा कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको ये शक है कि ये जो शुगर मिल है ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से कमा के तो फिर लगाई गई है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस शुगर मिल के ऊपर निशान लगा के आ जाएगा कि ये है वो प्रॉपर्टी जिसके लिए मैंने अब काम करना है। इसको कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। निशान लगाएगा, कोर्ट से इजाजत लेगा, कोर्ट से इजाजत लेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कोर्ट से इजाजत लेने के बाद इस पर्सन के पास, जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक है, जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक है, जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक है, जो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये शुगर मिलें हमारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस प्रॉपर्टी पे निशान लगाएगा और 90 दिन के लिए इसको नोटिस भेज देगा कि भाई हमने इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। और ये प्रोविजनल अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मकसद ये नहीं होता कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इस ओनर को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देगा। अटैचमेंट का मकसद ये है कि आइडेंटिफाई कर दी है प्रॉपर्टी, अब इसके ऊपर कार्रवाई हम शुरू करेंगे। तो अटैचमेंट जो है वो 90 दिन के लिए होती है। 90 दिन के अंदर इसने कुछ ना कुछ काम करना है। फिर ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद इन 48 आवर्स इमीडिएटली एक सील्ड इनवेलप में जिस कोर्ट से उसने इजाज़त ली है उसको फॉरवर्ड करेगा कि मैंने ये जो भी है हेड कंसर्न जो है उसको फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट कि मैंने ये फ़लाँ फ़लाँ प्रॉपर्टी इस कोर्ट की इजाज़त से मैंने अटैच करने का हुक्मनामा ले लिया है। फिर ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर है ये ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म हो जाता है? अगर 90 दिन गुजर जाए, कोई बात सबूत जो है वो लिया ना जाए इनसे, या ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ फाइंडिंग मेड, या कोई फाइंडिंग ऐसी मिल गई जो कि सेक्शन नंबर 9 में बताई गई है, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अटैचमेंट कर लेना ये नहीं होगा कि इंटरेस्टेड पर्सन जो प्रॉपर्टी है उसकी इंजॉयमेंट ख़त्म कर दी जाए।
इंटरेस्टेड पर्सन का ये मतलब है कि जो पर्सन पोजेशन होता है प्रॉपर्टी में। फिर जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये कोर्ट से ऑर्डर लिया था वो कोर्ट को जाके रिपोर्ट देता रहेगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी का क्या किया। अटैचमेंट करने के बाद मैंने कल भी बताया था कि हमने मियाँ साहब से पूछा था, मियाँ जी कब, क्यों, कैसे, कहाँ से और कैसे आया ये पैसा, हमने ये सब कुछ पूछा था। यार मियाँ जी की एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि मियाँ साडा शेर है और वो बेचारे इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और दिल ना चाहते हुए भी मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये सारा केस हम सब लोगों की आंखों के सामने से गुजर चुका है। तो ये सारा मामला मैं इसलिए तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी की दिल आज़ारी कर रहा हूँ या मैं जो है किसी को कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ख़राब थे। नहीं यार, वो उनका अपना मसला, वो ठीक थे या ख़राब थे, लेकिन मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है केस को कोर्ट करना। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की इससे बेहतर कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में, जो कि हम डे बाय डे न्यूज़पेपर में देखते रहे थे और हमारे पास मीडिया ने जान खाई हुई थी, इसलिए हमें याद आ जाता है वो। तो फिर पूछा जाता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी मार की, अब हाँ आप हमें बताएं क्यों, कब, कैसे और कहाँ से पैसा जनरेट किया, ये प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आ गई। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर क्या करता है, सेक्शन नंबर 9 में बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 7 दिन में क्या करेगा, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट या सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे। कभी इसको गुस्सा चढ़ जाए ना इस बंदे को, प्रॉपर्टी को पक्का ताला भी लगा देता है, सीज भी कर देता है। तो प्रॉपर्टी सीज हो जाना, प्रॉपर्टी अटैच हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की वो बच जाएगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करके ये मिल लगा ली है वो मिल हम हमारे हवाले कर दे और बच जाएगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसको एक नोटिस दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा बताओ तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो कौन से हैं असासे जो तुम कह रहे हो कि जनाबे वाला ये हैं वो असासे जिनसे मेरे खानदान ने ये प्रॉपर्टीज बनाई, वो असासे किधर हैं, अर्निंग क्या रही है तुम्हारी और एसेट्स क्या है जिनके जरिए तुमने ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बना ली, प्रूव करो। ठीक है, तो आपने नोटिस में ये सब चीज़ें इस बंदे ने बतानी है और ये कॉपी शॉपी जो है नोटिस को कंसर्न को भेज देनी है। जहां प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालिकान होंगे, जैसे मरियम साहिबा थी, कैप्टन सफदर थे और जो जो थे वो क्या नाम है, हसन नवाज, हुसैन नवाज थे, सबको नोटिस गए थे क्योंकि ये सब ज्वाइंट ओनर्स थे किसी ना किसी प्रॉपर्टी के, तो सबको नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नोटिस भेजने के बाद क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि वो करेगा और ये कल की बातें हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसिडरिंग द रिप्लाई ऑफ नोटिस, हेयरिंग द अग्रीव्ड पर्सन को सुनने के बाद, फिर टेकिंग अकाउंट ऑल मटेरियल फैक्ट्स वगैरह लेने के बाद, वो पार्टीज जो भी नोटिस में है उनसे ये डिटरमिन करेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। और अगर वाकई उसको पता चल गया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो फिर इनको कोर्ट में ले जाएगा, खुद कुछ नहीं करेगा। और आपको याद होगा कि वाजिद ज़िया की टीम ने जब इनसे सारी एनालिसिस कर ली थी तो उन्होंने कोई फैसला अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, पूरी एक रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था, उन्होंने फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट फिर कोर्ट के सामने पेश की थी और फिर कोर्ट ने कोई फैसला किया था। ठीक है, तो कोर्ट फिर ये सब लोगों को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा और फैसला अनाउंस करेगा। कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिटेंशन या सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, ये हुकूमत के पास रहेगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, आज हमने यहाँ से शुरू करना है। अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? ठीक है, हो गया। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन फेडरल गवर्नमेंट। वेस्टिंग का मतलब है चले जाना, हड़प हो जाना।
वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी हड़प हो जाएगी, उसके नाम पे चली जाएगी। वेयर एन ऑर्डर ऑफ फॉरफिचर, फॉरफिचर कहते हैं हड़प काट जाना, हैज बीन पास्ड, हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, जहां पे किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ कोर्ट ये ऑर्डर अनाउंस कर देगा ना कि उसकी प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया जाए, कब्जे में ले लिया जाए। All rights and title in such property shall vest absolutely in the federal government, free of all encumbrances. इनकम्बरेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी को अगर रख के किसी ने लोन लिया है ना, उसको कहते हैं इनकम्बरेंस, मॉर्गेज। कहता है जो प्रॉपर्टी, जैसे यार बेचारे मियाँ साहब की जो प्रॉपर्टी थी, जो विलास थे, और जो हमारे इसहाकडार साहब थे, उनका जो बंगला शंगला था, तो उनके खिलाफ भी ऑर्डर पास हुआ था कि इनकी प्रॉपर्टी हड़प कर ली जाए। वो हड़प करने का मतलब क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है अब फेडरल गवर्नमेंट खा पी जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो कहता है जब ये कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर लेगा ना, तो वो प्रॉपर्टी फ्री ऑफ एनी चार्ज, फ्री ऑफ एनी इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब होता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी का भी कुछ लेन देन हुआ तो वो सारा ही माफ मूव करके, यानी कि वो नहीं देखा जाएगा कितना लेन देन है। जैसे फेस्को वाले बोलेंगे हमारा बिल है इस प्रॉपर्टी पे, जैसे सुई गैस वाले बोलेंगे हमारा भी बिल है इस प्रॉपर्टी में, जैसे कोई और बैंकर बोलेगा कि हमने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर्जा भी दिया हुआ है, कहता ना अब चलो छुट्टी हो गई। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो फेडरल गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट को चली जाएगी। Nothing in this section shall operate to discharge any person from any liability in respect of such encumbrance which may be legally enforced against such person। वो कहता है जी ये सेक्शन जो है, nothing in this section shall operate to discharge any person, ये सेक्शन किसी पर्सन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा फ्रॉम एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम्बरेंस। कहता है जिन जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को रख के कर्जा लिया था ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन भी डिस्चार्ज हो गए हैं, वो अपना कर्जा अलहदा उतारेंगे। मैनेजमेंट ऑफ फॉरफिटेड प्रॉपर्टीज, अब ये जो प्रॉपर्टी हमने हड़प की है इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड, फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट as many trustee and receiver as it think fit to perform the function of an administrator। कहता है इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो प्रॉपर्टी हड़प की होगी, या तो वो कोई कंपनी होगी, याद है ना कंपनी में एक हमने मैनेजर या रिसीवर अपॉइंट किया था, मैनेजर या कोई रिसीवर अपॉइंट किया था। तो कहता है जी कोई प्रॉपर्टी अगर कोई हड़प हो जाती है तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मैनेजर या रिसीवर अपॉइंट कर देगी, जो कि उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मार्शल लॉ के तौर पे उसके ऊपर काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच एन ऑर्डर हैज बीन मेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रॉपर्टी को उसी तरह मैनेज करेगा और उसी तरीकों से मैनेज करेगा जिन तरीकों से उसको बता दिया जाएगा कि तुमने प्रॉपर्टी को मैनेज करना है। एडमिनिस्ट्रेटर शैल आल्सो टेक such measures as the federal government may direct to dispose of property which is vested in the federal government under section number 10। और एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हुए वो सारी बातें मानेगा जो फेडरल गवर्नमेंट कहती है। अच्छा, ये है वो सेक्शन जिसकी वजह से आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज अखबार में अपना इश्तिहार देती हैं कि चार दीवारी और चादर का तकद्दस ही पमाल कर दिया गया। हालांकि वो बिल्कुल बाय लॉ फुली जो होता है एक छापा मारते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे जो वजीर खजाना थे वो बहुत पुराने वजीर खजाना थे, अल्लाह का शुक्र है कोई नया वजीर खजाना नहीं था। ये पुराने वजीर खजाना की बात हो रही है जो कि रिटायर्ड थे, यानी जिनकी हुकूमत जा चुकी थी, उनके घर से इतना पैसा निकल आया कि मशीनें गिनते गिनते खराब हो गई। तो सोचो जो एग्जिस्टिंग वजीर खजाना होंगे, अल्लाह माफ करे, उनके पास क्या कुछ नहीं होगा। तो पुराने वजीर खजाना साहब थे, जब मुझे पता है जब उनके घर छापा पड़ा तो पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही थी कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस ही पमाल कर दिया गया। तो वो ये होता है
ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है, एक पुलिस वाला ये दरवाजा तोड़ने जा रहा है और दूसरा पुलिस वाला कह रहा है यार रुक जा, अदालत में इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लेना है। वो कहता है यार चुप करो, तुम ना मेरे खिलाफ बस गवाही देना, आप मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, ये वाला कह रहा है, ये मुझ जैसा पुलिस वाला है, वो कहता है यार रुक जाओ, हमें ना नॉक करके अंदर जाना चाहिए। ये कहता है तुम चुप करो, लेकिन अदालत में ये ना कुछ बताना कि मैंने इन राइट्स की खिलाफ वर्जी की है। ये तो वैसे ही एक मजाया पिक्चर है। तो जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास इख्तियार है कि जब उसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई मिले, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उसके ख्याल में किसी जगह पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागजात या मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत या कोई शवाहिद पड़े हैं ना, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऐसी जगह पे छापा मारेगा। ऐसी जगह पे जाके वो ऐसे ही जो है दीवारें तोड़ देगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सारा इख्तियार है। और ये तो फिल्में भी देखते हो यार, बॉलीवुड मशहूर है गप्पे मारने में। वो स्पेशल 21 वो मूवी देखी होगी, मैंने देखी हुई है। वो है अक्षय कुमार की मूवी है, अगर नहीं देखी तो आज देख लेना। उसमें ऐसे ही करते हैं वो जी। उनका है सीबीआई अदारा, हमारा तो नैब है ना, उनका सीबीआई अदारा है। वो नकली सीबीआई बन के ना वो किसी लोगों के घरों में चले जाते हैं, और ये बिल्कुल एक रियल वाकया था। वो नकली बन के चले जाते हैं और दीवारें तोड़ देते हैं जी, लॉकर तोड़ देते हैं, जो होते हैं वो सोफे तोड़ देते हैं, पैसा ही पैसा निकालते हैं। तो ये वो वाला सेक्शन है कि जिसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके सामने जो कुछ भी आएगा, दरवाजे, दीवारें, अलमारियां, सब कुछ वो तोड़ देगा, खिड़कियां तोड़ देगा, और उनमें से जो भी उसको मिलता है निकाल के ले आएगा। तो सर्च एंड सीजर, सर्च का मतलब कि उसको ढूंढो, एंड सीजर का मतलब कि फिर उसको ताला लगा दो, उसको अपने कब्जे में ले लो, सीज कर लो। सर्च एंड सीजर। तो बताने का मकसद ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या किसी ऐसे अदारे को पता चल जाए कि कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, गंदा पैसा या गंदी प्रॉपर्टी, या अगर उसके रिलेटेड कोई शवाहिद, कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, और इनको ये डर है कि अगर हमने कोई लीगल प्रोसेस शुरू किया, जैसे ये वाला ऊपर सारा लीगल प्रोसेस है कि नोटिस देगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, ये सारा कहते हैं इनको डर है कि अगर हम लीगल प्रोसेस की तरफ गए ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो प्रॉपर्टी है इसको कोई आग लगा देगा, या इसको फाड़ देगा, या इसको गायब कर देगा। तो कहता है आप ना चुपके चुपके क्या करें, छापा मार लें। where the investigation officer, where the investigating officer on the basis of information, on the basis of information in his possession has the reason to believe that any person, जहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन है और उसको ये पक्का यकीन है कि जो पर्सन है उसने क्या किया है, हैज कमिटेड एन एक्ट विच कंस्टिट्यूट द मनी लॉन्ड्रिंग, एक पर्सन ऐसा है जिसने कोई ऐसा काम किया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में ऊपर फॉल हो रहा है, या उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी की पोजेशन है जो कि इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, या उसके पास ये दोनों चीजें नहीं है, हाँ उसके पास इज इन पोजेशन ऑफ एनी record which may be useful for the relevant to the proceeding under this act, या कहता है इसको पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि कोई केस हम डील कर रहे हैं और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं पे पड़ी हुई है। तो ये क्या करेगा, ही में ईदर बाय हिमसेल्फ, ये या खुद, आर ऑथोराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू, ये खुद या इसके नीचे जो भी ऑथोराइज ऑफिसर होगा उसको क्या करेंगे। नंबर वन, इख्तियार है इनको। नंबर वन, पहला, इंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, एवरीवेयर ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट सच रिकॉर्ड आर प्रॉपर्टीज आर केप्ट। कहते हैं जी पहला इख्तियार है इनको कि बिल्डिंग में छलांग लगा लो, प्लेस में चले जाओ,
वेसल का मतलब होता है जहाज वगैरह जिसके हैं पानियों में, उनमें चले जाओ, व्हीकल में चले जाओ, एयरक्राफ्ट, सारी चीजें उसकी छान लो। फिर दूसरा, ये है वो पॉइंट जहां पे कहते हैं चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल हो गया। ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स लॉकर, सेफ, अलमीरा आर अदर रिसेप्टेबल, यार ये वर्ड मेरे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, रिसेप्टेकल्स। एक मिनट यार, मैं गूगल पे सर्च कर लूं, कभी उस्ताद भी फंस ही जाता है, आज मैं फंस गया हूँ। एक मिनट, रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल्स, अब गूगल पता नहीं कब ऑन होगा मेरे मोबाइल पे। रिसेप इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, ये प्रोनाउंस मेरे वर्ड मेरी जुबान पे नहीं अब आ रहा, इसका है रिसेप्टिकल। हाँ, रिसेप्टिकल। और ये होती हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह, जिनके ऊपर कोई स्विच वगैरह लगाया होता है, इनको भी तोड़ देगा। एक्सरसाइजिंग द पावर conferred by the class where the keys thereof are not available, जहां इसको चाबियां नहीं ना मिलेगी, ये लॉक भी तोड़ देगा, दरवाजे भी तोड़ देगा। फिर वो जिनमें हम स्विच वगैरह लगाते हैं, इनको भी तोड़ देगा, अलमारियां भी तोड़ देगा और अपना पर्पस पूरा करेगा। सीज एनी सच रिकॉर्ड आर प्रॉपर्टी फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच सर्च, और जो जो इसको मिलेगा उसको सीज करता जाएगा, जो जो प्रॉपर्टी इसको मिलेगी उसको सीज करता जाएगा। प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच रिकॉर्ड आर मार्क आर काज टू बी मेड, एक्सट्रैक्ट्स कॉपीज देयर फ्रॉम। फिर क्या करेगा, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह लगाता जाएगा और कॉपीज वगैरह उनकी बनाता जाएगा। मेक अ नोट ऑन एनी इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी, और अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेंट्री कोई चीज़ पड़ी है तो उनकी भी ये डिटेल लेता रहेगा। फिर उसके बाद ड्यूरिंग सर्च क्या करेगा, एग्जामिन करेगा एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी द इन पोजेशन आर कंट्रोल ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी। फिर ऐसे पर्सन की एग्जामिनेशन भी करेगा, उससे पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी किसके कंट्रोल में है, बातें शातें पूछेगा, उससे इंक्वायरी करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स relevant for the purpose of any investigation under this act। ये तो हो गई कि ये कैसे जाके ताला शाला तोड़ेंगे। उसके बाद ये सर्च की पावर इसको कहाँ से मिली और कौन देगा और कैसे ये इख्तियारात लेगा। द पावर टू सर्च shall be exercisable by investigation officer with the prior permission of the court। कहता है सबसे पहले ये कोर्ट का हुक्मनामा ले लेगा। वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, जहां कचहरियां नहीं ओपन, जहां पे कोर्ट अभी सोया हुआ है, रात का टाइम है और अभी अभी कोई काम करना है, जहां पे कहता है जी इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, ये वाली पावर, तोड़ फोड़ की पावर, शैल बी एक्सरसाइजेबल, ये एक्सरसाइज करेंगे, विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर से ये परमिशन ले लेंगे। लेकिन याद रखना है कि सीनियर ऑफिसर कौन होगा, जिसका रैंक BS20 से बिलो ना हो। ठीक है, BS20 वाला या इससे ऊपर वाला जो सीनियर ऑफिसर होगा। अच्छा, हैंड रेज क्यों कर रहे हो, आवाज हैंड रेज कोई कर रहा है, आवाज ठीक है यार, कोई एक बच्चा बता दे, क्योंकि आवाज के मैसेज ना मेरे पास इकट्ठे हो जाए। नो मैसेज क्लियर है, बस ठीक है, बस सही है। कोई बार बार हैंड रेज कर रहा है तो मैंने समझा शायद। अच्छा जी,
तो कहता है जहाँ इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है ना, कोर्ट नहीं जाग रहा, तो आप ऐसा करें, जो BS-20 का ऑफिसर है या उससे अबव के रैंक का है, उसकी इजाज़तनामा लें और जाके तोड़ फोड़ शुरू कर दें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल विद इन 48 आवर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद इन 48 आवर्स इमीडिएटली आफ्टर द सर्च एंड सीजर के विद इन 48 आवर्स forward a copy of the report on search and seizure to the head of the concerned investigating or prosecuting agency in sealed envelope. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर्च एंड सीजर के 48 घंटे के अंदर अंदर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो कि ये केस डील कर रही है, प्रोसीड कर रही है, उसको या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा कि हमने क्या फाइंड किया। Where investigation officer is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered with, he may for reason to be recorded in writing enter and search the building or place where such evidence is located and seize that evidence। जहाँ कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यकीन हो कि जो रिकॉर्ड इसने फाइंड किए वो टेम्पर्ड है, असली नहीं है, उनको चेंज करने की कोशिश की गई है, वो ये रिकॉर्ड भी जो है इनको भी सीज करेगा। और फिर जहां इसको यकीन हुआ कि असली डॉक्यूमेंट और इनके रिकॉर्ड्स वगैरह कहाँ पे मौजूद है, तो वो ये वहां भी सर्च एंड सीजर लगा सकता है। तो ये थी यार सर्च एंड सीजर की कहानी कि सर्च एंड सीजर कौन करेगा। उसके बाद सील्ड इन्वेलप का मतलब है कि ये इन्वेलप के ऊपर ना अपनी सील लगाएगा। सील्ड इन्वेलप शायद तुमने नहीं देखा, बिल्कुल एक इन्वेलप होता है पक्का और मजबूत, और उसको बंद करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना वो यार होता है पिघला के ना, शायद तुम लोगों ने जब गवर्नमेंट कहते हैं मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने से पहले ना एक इन्वेलप आता है एग्जामिनर के पास, वो इन्वेलप नहीं खोलता, उस इन्वेलप के ऊपर ना सील लगी होती है। वो सील क्या होती है, इन्वेलप को लॉक करके ना उसके ऊपर पिघला के जो भी अदारा है, जैसे हमारे बोर्ड की एक सील है, उसको पिघला के ना वो मोम लगाते हैं, मोम वाली सील होती है रेड कलर की, उसको कहते हैं सील करके भेजना कि कोई और ना इसको ओपन करे, बस वही ओपन करे जिसको मैं भेज रहा हूँ। और जिसको ये भेजा जाता है इन्वेलप, अगर वो सील ओपन हो फिर वो ये इन्वेलप को ओपन नहीं करता, उसको पहले ही पता चल जाता है कि मुझसे पहले किसी ने ओपन कर लिया, इसका मतलब किसी ने कुछ किया है इस इन्वेलप के साथ। तो जब भी इसने रिपोर्ट करनी है तो सील्ड इन्वेलप, सील अब ये नहीं कि वो उसका मुंह के ऊपर टेप लगाएगा, टेप नहीं यार, इनके पास इनकी मोर शोर होती है और वो पिघला के सील लगाते हैं, तो सील्ड इन्वेलप में ये रिपोर्ट करेगा। उसके बाद सर्च ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की कैसे तलाशी ली जाएगी। इफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज secreted about the person or anything under his possession, ownership or control, any record or property which may be useful for or relevant to any proceeding under this act, he may search that person and seize such record or property which may be useful for or relevant to any proceeding under this act। उन्होंने कहा जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये शक होगा पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी या कोई रिकॉर्ड वगैरह है, उसकी जेब में है या उसके पास है, तो उसकी तलाशी लेगा, और उसके पास से अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई चीज़ निकली जो कि उसके शक में मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई है, तो उस प्रॉपर्टी को भी ये सीज कर देगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल विद इन 48 आवर्स इमीडिएटली after search and seizure forward a copy report on search and seizure to the head concerned investigation or prosecuting agency in a sealed envelope। वो जैसे ही ये तलाशी लेगा तो एक सील्ड इन्वेलप में फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख के इसको पहुंचा देगा। फिर नो फीमेल शैल बी सर्च बाय एनीवन, कोई भी अगर फीमेल है तो उसकी तलाशी कोई भी नहीं लेगा एक्सेप्ट अ फीमेल, फीमेल की ही तलाशी फीमेल लेंगी।
उसके बाद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर shall record the statement shall record the statement of the person searched। फिर पर्सन की सर्च करने के बाद, उसकी तलाशी लेने के बाद उसकी स्टेटमेंट भी ली जाएगी, स्टेटमेंट ली जाएगी in respect of the records and property involved in money laundering and found seized in course of search। Power to arrest if investigation officer if investigation officer if the investigating officer or any other officer of the agency authorized in this behalf by the federal government by general or special order। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके पास ये इख्तियार है या अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेके आया है जिसके पास ये इख्तियार है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर दिए हैं कि जाओ जाके बंदे को भी पकड़ लेना, हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन, और जो मटेरियल है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जो मटेरियल है उनकी बेसिस पे जो इसकी पोजेशन में मटेरियल है उसकी बेसिस पे ये बिलीव करता है, इसको रीजन है, बिलीव है, द रीजन फॉर सच बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और ये बिलीव जो इसको आ रहा है इसको राइटिंग करेगा। यानी कि उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फेडरल गवर्नमेंट या उसका कोई नुमाइंदा, अगर उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है और उसको उस डॉक्यूमेंट पे बिलीव है कि पर्सन ने क्या किया है, द पर्सन दैट एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, he may after obtaining the warrant from the court or the nearest judicial magistrate arrest such person and shall as soon as may be inform him of the grounds of such arrest। कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, अगर उसको ये पता चल जाए कि पर्सन ने वाकई मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो गिरफ्तारी के वारंट्स निकलवा के कोर्ट से या जो पास जुडिशल कोर्ट उस अदारे का इलाके का है वहां से ये वारंट्स वगैरह निकलवा के इस पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर एज द केस में बी shall immediately after arrest of such person forward a copy of order along with his report to the head of concerned investigation or prosecuting agency in sealed envelope। वो ये काम करने के फौरन बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक सील्ड इनवेलप में इमीडिएटली ये रिपोर्ट बना के भेज देगा अपने हेड ऑफ डिपार्ट को। एवरी पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन भी इसने अरेस्ट किया विद इन 24 आवर्स टेकन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जो पर्सन भी गिरफ्तार करेगा, जहां से भी गिरफ्तार करेगा 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। The period of 24 hours shall exclude the time necessary for the journey from the place of arrest to magistrate court। कहता है वो वक्त नहीं काउंट करना जिस वक्त में पर्सन इन ट्रांजिट होगा, जिस जगह से गिरफ्तार किया फिर आप उसको लेके जा रहे हैं कोर्ट की तरफ, तो कहता है ये वाला वक्त नहीं गिनना। हाँ, जब तक ये पर्सन तुम्हारी हिरासत में है, किसी जगह पे रखा हुआ है, वो वक्त काउंट होगा। उसके विद इन 24 आवर्स तुमने इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिटेन रखें। मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। हाँ हमजा, टेंशन नहीं लेनी इसकी, मैं समरी बनाऊंगा हमने क्या याद करना है। लेकिन यार देखो, मैंने भी पैसे लिए हुए हैं आईसीएमए से, मैंने तो सारी चीज़ें बतानी है ना, तो एंड पे जो तुमने क्या करना है वो तो मैं बता के ही जाऊंगा ना, तो टेंशन ना लो, अभी सब पढ़ो। अच्छा,
रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि यार हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना नहीं है। अगर तो पेपर पास करना है ना, तो 1 2 3 में मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि क्या क्या करना है, तो तुमने पेपर पास कर लेना, उसकी टेंशन ना लो। इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर पास है, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से डर के कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर पास है तुम्हारा। अकाउंटिंग से आसान है ये सब्जेक्ट, देखना तुम्हें अकाउंटिंग मुश्किल लगेगी, मेरा सब्जेक्ट नहीं मुश्किल लगेगा। तो ये सब मैं खप रहा हूँ यार कि कल को इंशाल्लाह तुमने क्वालिफाई होना है ना, M.Com किया, MBA किया, तो तुम फिर भी नील लियो, तुम्हें नहीं पता क्या है। लेकिन ये जब स्टडी तुम कंप्लीट करोगे ना, तो तुम्हें इसकी वर्थ का पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि यार वाकई को चीज़ पढ़ी है मैंने, ठीक है। और वो पता कैसे चलेगा, जब तुम ये चीज़ें हमसे अच्छी तरह समझोगे। कल को हो सकता है तुम मुझसे भी अच्छे जो है इसको एक्सप्लेन कर सको। कल को हो सकता है तुम्हें कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम किसी के डिपेंडेंट नहीं होगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को फिर इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं पढ़ा रहा मैंने पैसे लिए हैं। हाँ वो बात सच है कि मैंने पैसे लिए हैं, तो मैं वाकई पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैंने पढ़ाना था। तो अब सुनो, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये लेंथ में जा रहा है, जाता तो जा ही जाए, हमने तो इसमें से फिर वो चीज़ें निकाल लेनी है ना जो हमारे काम की हैं। Retention of property, where any property has been seized and the investigation officer on the basis of material in its possession. Reason to believe that such property is required to retained for the purpose of investigation. Such property may be retained for the period not exceeding 90 days from time to time, from such time as the property was seized. उन्होंने कहा जहां एक प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया जाए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये यकीन है कि ये प्रॉपर्टी उसको कहीं भी ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में मुकाम देगी, तो ये प्रॉपर्टी जो रिटेन रखनी है, 90 दिन के लिए अपने पास रिटेन रखनी है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल ड्यूली इन्फॉर्म टू द कोर्ट अबाउट एनी peculiar nature of the seized properties and where necessary seek appropriate direction of its proper care and retention. जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो लगा कि प्रॉपर्टी जो है बड़ी ख़ास नेचर की है, तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और उसकी डायरेक्शंस लेगा। अजान हो रही है, मैं ज़रा 1 मिनट के लिए चुप हूँ। हाँ जी, अजान हो गई, तो चलो इसको कंक्लूड हो जाना है, इसने कंक्लूड हो बस हो जाना बस कंक्लूड इसने। Investigation officer immediately after he possessed and required for the retention of property for the purpose of investigation forward a copy of order
to the head of concerned investigation or prosecuting agency in a sealed envelope on the expiry of 90 days. The property shall be returned to the person. एक्सपायरी ऑफ 90 डेज के बाद अगर कुछ फाइंडिंग नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी उस पर्सन को वापस दे देनी है या सीज्ड कर लेनी है या कोर्ट से इजाज़त ले लेनी है इस प्रॉपर्टी को मजीद रिटेन के लिए. Court, before authorizing the retention of such property beyond the period specified, shall satisfy itself that the property is from prima facie, अच्छी नीयत से प्रॉपर्टी. प्राइमा फेशियाई का मतलब है कि ऐसा एविडेंस है जो कि ज़ाहरी नज़र आ रहा है. कोर्ट ऑथोराइज करेगा मजीद प्रॉपर्टी की रिटेंशन अगर कोर्ट को नज़र आ रहा हो कि ये वाकई प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. फिर ये कोर्ट जो है इसका पीरियड एक्सटेंड करेगा इसको रिटेन करने के लिए. रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड जो ये छीन के ले आया था, सीज किए हुए हैं इसने. Investigating officer has reason to believe that such records are required to retain for investigation. He may retain such record for a period of 90 days. जहाँ ये रिकॉर्ड छीन के ले आया था ना, तो ये रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट भी अपने पास 90 डेज के लिए रखेगा. On the expiry of the period specified, the record shall be returned to the person to whom such records were seized unless the court permits the retention of such records beyond the such period. The court, before authorizing the retention of such period beyond the period of 90 days, shall satisfy itself that the record was required for the purpose of the investigation. कोर्ट से अगर मज़ीद इसने इजाज़त लेनी है तो कोर्ट जो है दोबारा इस इजाज़त को देने से पहले ये सोच लेगा क्या ये रिकॉर्ड नेसेसरी है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो यार इस सेक्शन में बताया कि जो रिकॉर्ड रिटेन किए थे इसने कितने दिन के लिए रिटेन रखेगा और कब तक अपने पास ये रिकॉर्ड्स को रखेगा. Presumption as to record or property in certain cases. Where any document of public record is found in the possession or control of any person in the course of a survey or search under this act, or where any record have been received from any place outside Pakistan duly authorized by such authority or person in such manner as may be prescribed during the course of proceeding under this act, the court or investigation agency or prosecuting agency as may be shall presume that the signature and every other part of such record which purports to be in the handwriting of any particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person is in that person handwriting, and in the case of record executed or attested that it was executed and attested by the person by whom it purposed to have been so executed or attested. उन्होंने कहा जी जहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, उसका कैसे प्रूफ पता चलेगा कि ये ड्यूली ऑथोराइज और ऑथेंटिकेटेड है या किसकी राइटिंग में है. कहता है हम प्रज्यूम करेंगे कि जिसकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट इशू हुआ है या जिसकी तरफ से ये टेस्ट वगैरह करवाना था, अगर उस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट पे साइन किया है या लिखा हुआ है, हम प्रज्यूम करेंगे कि उसने, प्रज्यूम का मतलब हम मान लेंगे कि उसने ही लिखा है या साइन किया है. एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिजिबल इन एविडेंस, और ये उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस बना लेंगे अगर इनको लगा कि ये एविडेंस का हिस्सा है. ज्यूरिसडिक्शन, किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी जहाँ पे ये सारे फैसले होंगे, उसके बारे में बताया गया है. तो आगे यार एक ये खुद पढ़ लेना. अब मैं इसको कंसाइज करता हूँ. पहले तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ, फिर इनको कंसाइज करते हैं कि हमने एग्ज़ाम के लिए क्या लेना है और क्या छोड़ जाना है. अच्छा, पहले तुम्हारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए मेरे पास. सर आज जो पेपर हुआ उसके बारे में डिस्कस करें प्लीज़, उसके बारे में डिस्कस करें. पेपर के बारे में क्या डिस्कस करें? CTR का मतलब है ये मैंने बता दिया था.
सर नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी भी फॉरफिट की गई या फिर सिर्फ ऑर्डर ही हुआ था? देखो ऑर्डर पास हो गया था, शायद आपने खबरें नहीं सुनी, उनको निकाल के सुनो जरा। ऑर्डर पास हो गया था कि जो बाहर के फ्लैट्स हैं, वो कौन से फ्लैट्स थे मुझे नाम नहीं याद, वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत का हिस्सा बना लिए जाए। फिर बाद में क्या हुआ था, इन्होंने चैलेंज कर दिया था ये ऑर्डर, ये केस जो था इन्होंने चैलेंज कर दिया था, और फिर वो केस जो था वो ख़त्म करवा लिया गया था। तो वो तो ये केस था यार। अगर कुछ नाम मिले तब इन्वेस्टिगेशन पे जुर्माना लगेगा? नहीं, इस पे जुर्माना नहीं लगेगा। अगर वो कोई तोड़ फोड़ कर गया ना तो उस पर कोई जुर्माना नहीं है। ठीक है, और क्लियर है। सर जी 3 इडियट्स में वो पेपर चोरी करते हैं वहाँ दिखा था। हाँ, वहाँ पे उसने वो वो जो सील लगाई हुई थी ना पेपर में, तो वो उन्होंने सील ब्रेक की थी, तो दोबारा भी वो सील लगा रहे थे दोबारा उसके ऊपर। ठीक है, कि ये पता ना चले कि ये सील ओपन की है। बड़ी लंबी कहानी है सर, वैसे सर जी इन पॉइंट्स को समरी में लिखना होगा या वैसे ही काफ़ी लेंथी पॉइंट है? समरी मैं बना देता हूँ, अभी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आप आईसीएमए वालों को धोखा दे रहे हैं, उनका पेपर लीक। यार मैं कब धोखा दे रहा हूँ यार, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे हराम से बचाए, और अल्लाह जो है ऐसी हरकतें करने से मुझे बताए। मैं पेपर लीक नहीं कर रहा सुने उसामा। आईसीएमए खुद अपने पास पेपर अपनी वेबसाइट पे रखता है। एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है यार कि मैं पूरा तुम्हें गाइड करूँ, सिर्फ पढ़ाऊँ ना, तुम्हें बिल्कुल अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाऊं, तुम्हें वो रास्ता दिखा दूं, और तुम्हें बताऊं कि यार हाँ इस रास्ते में इतने जंप हैं, इतनी खाइयां हैं, इस जगह पे नंगे पाँव ना चलना, यहाँ पे कांटे हैं, ताकि तुम बड़ी अच्छी तरह उस जगह से गुजर जाए। ठीक है, तो यार मैं तो बस ये काम कर रहा हूँ सुने, और मैं ये बता रहा हूँ बस। और मेरी तो ये आदत है कि जो भी बच्चा पेपर दे के निकलता है, मैं फ़ौरन से पूछता हूँ क्या आया था तुम्हारे पेपर में, ताकि बाद में आने वालों के लिए वो आसानी हो जाए। सर काइंडली ऐड द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में यार वो मैसेज कर दो खुद ही, वो जो भी एडमन हुआ ऐड कर लेगा। मुझे मजाक कर रहा था ना, तुम मजाक में मेरी जान निकाल लोगे। फिर पेपर में कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं? अच्छा ये बताता हूँ पेपर में कौन से टॉपिक ज़्यादा हो रहे हैं। सर मौलवी भी धोखा देते हैं कि नमाज पढ़ाओगे तो जन्नत में जाओ। यार ये मेरे साथ कौन सी बातें शुरू कर दी है तुम लोगों ने? वो मौलवी नहीं कहते यार। अच्छा, सही हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सील्ड इनवेलप बता दिया था। अर्तुगल ड्रामे वाली समझ नहीं आई मुझे। ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा। वैसे नजम आपको ज़रूरत नहीं पड़नी कल वाले लेक्चर की, क्योंकि हमने रिपीट ही वहाँ से किया था। और जो आज पेपर हुआ है उसके बारे में, अच्छा पहले ये तो देखो इसमें से क्या लेना है क्या छोड़ना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें आना है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, इसको नोट करो। ठीक है, ये डेफिनेशन नंबर 1 ये याद करनी है तुमने। है मुश्किल, लेकिन एक नज़र देख लेना अच्छी तरह, एक दो बार लिख के देख लेना, ताकि अगर उसने पूछी डेफिनेशन, क्योंकि वो ये जो ऑर्डिनेंस और एक्ट वगैरह है ना, इनमें से डेफिनेशन वगैरह चूज कर रहा है। पनिशमेंट की समरी बनाना, यहाँ से याद ना करना, अपनी समरी बना लो, एक हल्की सी टू द पॉइंट समरी बना लेना इसकी। उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन से लोग होते हैं? 3-4 लोग बस देख लेना कौन कौन से लोग होते हैं। पूछेगा नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो 3-4 लोगों का नाम लिखना तो हक बनता है यार। मुझसे पूछ लो आंखें बंद करके, मुझे पता है बड़े बड़े लोग होने हैं। बस ये याद रख लेना इसका चेयरमैन कौन होगा, फिर आगे गप्पे ही मार देंगे हम कि फॉरेन सेक्रेटरी सॉरी, मिनिस्टर फॉरेन। अब मिनिस्टर रेलवे तो नहीं ना आ सकता इसमें।
मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर इंटीरियर, गवर्नर एसबीपी, चेयरमैन एससीसीपी, ये तो हमारे घर के कंसेप्ट हैं, ये तो हम लिख लेंगे ना। तो इस कंसेप्ट का भी कोई वजन नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये देखना कि चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्याम कब होगा, ये एमसीक्यू के लिए है पॉइंट। और इसमें कौन आएगा, ये शायद लिखवा ले तो लिख देना तुम। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है कि इसका सेक्रेटरी कौन होगा। उसके बाद ये भी यार घर की चीज़ है, चेयरमैन कौन होगा बस ये देख लेना और आगे गप छोड़ देना, चल जाएगी। ये भी घर की चीज़ है, इसका भी कोई वजन नहीं। हाँ ये चीज़ है याद करने वाली, कोई से 4 फंक्शन NEC के पूछेगा, और ये डाटा बैंक में पड़ा हुआ है। NEC के कोई से 4 फंक्शन जो तुम्हें सोखे सोखे लगते हैं ना, वो उठा लो यहाँ से और उनको लिखाना। ठीक है, पहले डेफिनेशन मैंने सिखाई तुम्हें कि डेफिनेशन याद करोगे, दूसरा पॉइंट ये बस इसमें से याद करना है, कोई से 4 फंक्शन। उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या है, इसको समरी बना लेना, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या है और ये कहाँ पे होता है, समरी। उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के फंक्शन क्या होते हैं, कोई से 4 सूखे सूखे फंक्शन ले लो यहाँ से बस, कोई से 4 फंक्शन जो दिल को अच्छे लगे ना वो ले लो, कोई भी 4 फंक्शन। उसके बाद ये नहीं करना तुमने, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी समरी बना लो कि प्रॉपर्टी को कैसे अटैच करना है, समरी बना लो, छोटी सी समरी बना लो अपने पास। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट की है, समरी बना लो कि जब भी प्रॉपर्टी अटैच करनी है कोर्ट से अप्रूवल लेनी है, अप्रूवल लेने के बाद प्रॉपर्टी को 90 दिन से ज़्यादा के लिए अटैच नहीं कर सकते, 48 घंटे के अंदर एक सील्ड इन्वेलप बनाना है, वो हेड को बताना है। ठीक है, बस इतनी सी एक ना समरी बना लो कि अगर ये मुझसे इसने पूछ लिया तो मैं थोड़ा थड़ इसको बातें सुना सकूं। ओके हो गया, इसकी समरी बना लो। 48 घंटे याद रखना इस एक्ट के लिए, रट लो 48 घंटे। उसके बाद ये भी समरी बना लो बस, इसको एक नज़र पढ़ लेना, समरी बना लो, छोटे पॉइंट बनाओ इसके यहाँ से कि नोटिस में क्या पूछेगा, बस छोटी सी समरी। मैं तो कहता हूँ एक बार तुमने समरी बना ली ना, इसकी छोटा करके लिख लिया, तो तुम्हें ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसका मेन टारगेट जो आ रहा है ना वो NEC के पूछ लेता है फंक्शन क्या बताएं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के फंक्शन पूछ लेता है, या मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है, और और ये भी समरी, छोटी सी समरी बनानी है। ये तो वैसे ही याद हो जाएगा ना कि कोई प्रॉपर्टी है तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चली जानी है और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। ये तो वैसे ही एक नज़र देखोगे तो तुम्हें याद रहना है, इसका कोई मसला नहीं है, छोड़ भी दोगे तो खैर है, तुम्हें वैसे ही याद आ जाएगा ये। सर्च एंड सीजर में से सर्च एंड सीजर्स कब लगाता है ये देख लेना, और इसमें एक MCQ का पॉइंट है, MCQ का पॉइंट है कि ये सर्च एंड सीजर की पावर कब अप्लाई होती है, ये MCQ का पॉइंट है। कोर्ट की परमिशन लेनी है या BS20 वाले की परमिशन लेनी है। 48 आवर्स लाजमी याद रखना। सर्च एंड सीजर पर कब ये लगाएगा, ये छोटा करके लिख लेना अपने पास। ये आई थिंक सो मैंने कोई तीसरा पॉइंट बताया है जो याद करने वाला है। ये ना याद करना अरेस्ट वाला। हाँ ये जो है सर्च का, और ये अरेस्ट का छोटा सा नोट बना लेना कि अगर इसने किसी को अरेस्ट किया, अगर इसके पास बिलीव हुआ किसी को अरेस्ट किया तो उसको कोर्ट से वारंट लेने के बाद अरेस्ट कर लेगा,
और उसके बाद 24 घंटों के, सिर्फ यहाँ पे 24 घंटे हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर ये मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा, और कितने टाइम के अंदर पेश करेगा वो बता देना। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी हमें पता चल गया, कोई भी प्रॉपर्टी रिटेन करनी है 90 दिन के लिए। अगर 90 दिन के लिए ज़्यादा से रिटेन करनी है, कोर्ट से अप्रूवल चाहिए। समरी, ठीक है, समरी, समरी का मतलब होता है लंबी कहानी बाद में जो हम छोड़ेंगे। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, अगर कोई रिकॉर्ड रखना है तो 90 दिन के लिए अपने पास रखना है, अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है कोर्ट से अप्रूवल लो, और कोर्ट अप्रूवल देते वक्त ये देख लेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए फ़ायदा मंद है या नहीं, बस। और कुछ नहीं याद करना तुमने, बस। देखा क्या हमने याद किया और क्या सब कुछ छोड़ दिया हमने, टेंशन नहीं लेनी। एग्ज़ाम में जाते हुए बस डेफिनेशन देख लो और ये बातों का ख्याल रखो जो मैंने बोला है, बस इसको फिर छोड़ दो। और कोई क्वेश्चन किसी का? पेपर जो आज हुआ यार, पेपर का पैटर्न मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि कंपनीज एक्ट से बहुत कम देगा, हालांकि मैंने कंपनी एक्ट के ऊपर तुम्हारी उम्रें गुजार दी। सारा याद कर लो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो सारा याद कर लो। मैं तो उन बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जो कि कह रहे हैं हमने सारा याद नहीं करना और पास भी करना है, ठीक है। तो क्या इसका नाम है, कंपनी एक्ट जो है ना हमारे सिलेबस में है ज़्यादा, लेकिन जिस बंदे को हमने पैसे दिए ना, उसने जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कंपनीज एक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। और जब एक बार पैसे लगा दी देती है ना कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जब तक पैसों को अच्छी तरह यूटिलाइज ना कर लिए जाए तो फिर दोबारा पैसे नहीं लगते। तो उस बंदे ने बना छोड़े यार क्वेश्चन, उनको पता है कि ये कॉर्पोरेट लॉ के जब बच्चे आएंगे ना तो इनका ज्यादा ध्यान होना है कंपनी एक्ट की तरफ, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा। कंपनी एक्ट को सबसे एंड पे पढ़ के जाएगा जो भी पेपर देने जाएगा, और वो मैं सारा सीक्वेंस यार तुम्हें बताऊंगा एक दिन बैठ के ना। हम जब ये हमारी कंक्लूजन होगी ना जल्दी इंशाल्लाह, रह गए हैं कुछ थोड़े ही दिन, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहले किस चीज़ को हाथ लगाना है फिर किस चीज़ को हाथ लगाना है, तुम उसमें करके जाओगे इंशाल्लाह सब कुछ। तो सर ये ना हो कि आईसीएमए के दोबारा पेपर दे दे, एग्ज़ाम फ़ी दोबारा आएगी, चलो न्यू पेपर बना, नहीं यार, नहीं। अब मैं कुछ खुली बातें यहाँ पे नहीं बयान कर सकता, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तो उन बातों को सुन लो, जो दिल में है ना तुम्हारे उन बातों को छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ ना बस उनको सुनो। तुमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अब बस ये सोच लो कि ये आज जो पढ़ाया ना इसको सबसे पहले पढ़ना है तुमने, ये तुम्हारे एग्जाम में आना है, इसकी जान ना छोड़ना। और इसमें क्या लेना है क्या छोड़ना है वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया कि पेपर में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक्ट जो है मैंने समराइज कर दिया। एएमएल के बाद ज़्यादा हिट पे टारगेट रहता है इसके एनबीएफसी, उसकी डेफिनेशंस। फिर एनबीएफसी के बाद उसका टारगेट रहता है रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है। और किसी का यारो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। देखो वो हमारी प्रैक्टिस में काम आएगा। सर ग्रुप में डेफिनेशन दोबारा शेयर कर दीजिएगा, वो जो कल की थी, कल कौन सी डेफिनेशन की थी मैंने ग्रुप में शेयर? कंपनी एक्ट बहुत काम की चीज़ है, हाँ कंपनी एक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, लेकिन पेपर में इतना कंपनी एक्ट नहीं तुमसे पूछे जाए, पेपर में कंपनी एक्ट नहीं इतना पूछेगा तुमसे। सर हमने रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड तक याद करना है, हाँ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड तक बस याद करना है, बाकी जो कोर्ट की पावर है इधर उधर की वो नहीं याद करनी है। तो चले इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे किसी अच्छे से ऑर्डिनेंस के साथ। और यार अभी मैं नोट्स भेजता हूँ तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बस होता है पढ़ाने के बाद, मैं सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ, आखिरी क्लास आईसीएमए की होती है, पढ़ाने के बाद बस मेरा दिल होता है कि बस ये लैपटॉप बंद हो जाए किसी तरह। एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप, आप ना एक नंबर पे मैसेज करें
और व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फिर आपको किया जाएगा ग्रुप में ऐड। इस नंबर पे मैसेज कर दो, इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं रेफ़र कर दूंगा आगे तुम्हें। सर मैंने कोरोना में पढ़ा था यूट्यूब से। सर आतिफ ने डायरेक्टर्स एंड मीटिंग एमओए एओपी पे जोर दिया था कंपनी एक्ट में। ओ यार उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।